हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में। ठीक, तो यूनिवर्स के अंदर हमने ओरिजिन के बारे में उसमें पढ़ लिया था, है ना। और कुछ बेसिक टर्म्स जो थी हमारी, वो सारी की सारी हमने उस लेक्चर में कर ली। तो उसी लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर हम पर्टिकुलरली अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं 8 प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। उन्हीं को हम पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक, सूरज के बारे में, सन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, यूनिवर्स का भी हो गया था। तो हमारे पास अब बचा है सिर्फ जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उससे पहले, प्लैनेट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स रह गई थी हमारी और पढ़ने के लिए। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ी बात करी थी उसके बारे में, जैसे लाइट ईयर हमारे पास, है ना। तो ये कुछ साइंस से रिलेटेड टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार आपसे पूछ ली जाती है। ठीक, तो उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है लाइट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला है कि लाइट ईयर है क्या। तो लाइट ईयर जो है एक यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किसे मेजर करने के लिए? डिस्टेंस को। जैसे हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या फिर हम इंच का इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ी वगैरह में हम किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बट हमारा यूनिवर्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर हम डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करेंगे, तो उसी के लिए लाइट ईयर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। अब नाम से ही आपको, अब हिंदी में तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, प्रकाश वर्ष। इसमें दो टर्म्स है, एक तो है प्रकाश और दूसरा क्या है? वर्ष, मतलब साल जो है। ठीक है, अच्छा। अब फिजिक्स के अंदर एक हमारा सिंपल सा बड़ा लॉ होता है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो लाइट से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है वो किसकी होती है? लाइट की होती है ना। और लाइट की स्पीड जो है उसको हम कैसे नोट करते हैं? सी से नोट करते हैं। और ये स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अपने याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। और कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर कोई भी हो, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल भी क्यों ना हो, वो इससे ज़्यादा वेलोसिटी से या इससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। और ये जो स्पीड होती है लाइट की, ये किस में होती है? वैक्यूम के अंदर होती है ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निर्वात। ये हमारे पास क्या है? निर्वात, शून्य, है ना, जहाँ पे कोई भी हमारे पास मीडियम नहीं होता, कोई भी हमारा मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की। और जैसे ही लाइट किसी मीडियम के अंदर जाती है तो स्पीड इसकी वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, अच्छा। अब लाइट जो है हमारे पास, उसकी स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होती है ना, उससे तेज कोई चल नहीं सकता है। तो इसी का इस्तेमाल जो है वो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो लाइट ईयर क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कि एक प्रकाश की किरण के द्वारा, प्रकाश की एक किरण के द्वारा निर्वात के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी दूरी को तय किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो लाइट ईयर हमारे पास क्या होगी? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल के अंदर वो जो रे ऑफ लाइट है वो कितनी दूर जा रही है या कितनी दूर पहुंच जाएगी, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर बोलेंगे। ठीक, अच्छा। अब जो एक लाइट ईयर होता है वो किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। मतलब एक प्रकाश वर्ष के अंदर, एक लाइट ईयर के अंदर हमारे पास जो लाइट है वो कितना ट्रैवल करेगी? 9.461 × 10⁻15 मीटर का जो डिस्टेंस है वो लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी। ठीक, इसको भी आपने याद रखना है। एग्जाम्स के अंदर कई बार जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो लाइट ईयर है उसके अंदर वो किसके इक्वल होता है या कितने मीटर्स के इक्वल होता है। चलिए, दूसरा हमारे पास जो यूनिट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, अच्छा। सूरज और धरती का जो डिस्टेंस होता है
वो कम और ज़्यादा होता रहता है। ऐसा नहीं कि सूरज और धरती के बीच में हमेशा एक समान दूरी बन जाती है, एक सा डिस्टेंस बन रहता है। सूरज और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। मैक्सिमम जो है वो 153 मिलियन किलोमीटर के राउंड होता है, और जो मिनिमम होता है वो 147 मिलियन किलोमीटर के राउंड होता है। तो उसका जब हम एवरेज निकालते हैं, है ना, एवरेज सूरज, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको एक बार। ये हमारे पास सूरज है और यहाँ पे हमारे पास अर्थ है। तो सूरज और धरती के बीच की ये जो दूरी है, ये एवरेज जो होती है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज कितनी होती है हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर का सूरज और धरती के बीच की दूरी होती है। और इसी 150 किलोमीटर को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। मतलब सूरज और धरती के बीच का कितनी दूरी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल दूरी है। कितने, 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल बोलेंगे। इसको भी आपने याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर इसको भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी कितने किलोमीटर के ऊपर होती है, या फिर ये किसकी यूनिट है। तो ये भी जो यूनिट है वो किसकी है, यूनिट डिस्टेंस की, इसको भी आपने याद रखना है। तो डिस्टेंस की हमारे पास 2 यूनिट होगी, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। पहला होगा लाइट ईयर, 1 साल के अंदर प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करेगी वो लाइट ईयर हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास क्या होगी, सूरज और धरती के बीच का जो औसतन दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, 150 मिलियन किलोमीटर के इक्वल होती है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ये चीज़ जो है वो ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ते हैं, वो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। तो केपलर लॉ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्लैनेट्स की मोशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक, प्लैनेट्स की मोशन का मतलब क्या है कि अब हमें पता है कि जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उनकी जो ये परिक्रमा है, ये हम किस नियम के द्वारा या किस लॉ के द्वारा प्रकाशित करते हैं, वो हम करते हैं केपलर लॉ के द्वारा प्रकाशित करते हैं। और इसमें से सबसे पहली जरूरी जो आपको चीज़ जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है एलिप्टिकल पाथ की, है ना। तो एलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे कई बार कि जो जितने भी हमारे ग्रह हैं वो किस तरह से घूम रहे हैं, एक गोले के अंदर सूर्य के चारों तरफ घूम रहे होंगे, पर एक्चुअल में या असलियत में वो इस तरह से नहीं होता। तो हमारा जो सन है वो क्या होता है, सेंटर में, और हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक वृत्त के अंदर सॉरी, एक इस तरह से एलिप्स के अंदर, अर्धवृत्ताकार जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से एक एलिप्स के अंदर जो है वो रोटेट करते हैं। ठीक, तो कोई भी प्लैनेट है वो सूरज के चारों तरफ कैसे घूमेगा, एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर, अर्धवृत्ताकार, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार। थोड़ा समझ आएगा हैंड राइटिंग को। तो अर्धवृत्ताकार मतलब ये एक वृत्त नहीं बनता। एक बार इसको भी दिखा देता हूँ वृत्त कैसे, जैसे ये सूरज हुआ, तो जो हमारा प्लैनेट है वो इस तरह से नहीं घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बन गया है ना, तो सर्कल में नहीं घूमेगा। वो कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, एक अर्धवृत्ताकार पाथ के अंदर वो घूमता है। तो इसको याद रखना है। तो कोई भी प्लैनेट है वो सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमेगा, एलिप्टिकल पाथ के अंदर घूमेगा। ठीक, दूसरा लॉ होता है एरियल वेलोसिटी का। इसको ये साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि जो कोई भी प्लैनेट है, जैसे यहाँ पे एक प्लैनेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, है ना, तो ये यहाँ पे पहली पोजीशन ये है उसकी, और ये उसकी क्या है, दूसरी पोजीशन है। पहले यहाँ पे था, फिर वो घूमता घूमता कहाँ पहुँच गया, दूसरी पे। अब उसने क्या किया है, इस एरिया को कवर किया है, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या कर रही है, उसको जोड़ रही है किसके साथ, सूरज के साथ, है ना। तो इस लाइन ने क्या किया, ये वाला एरिया जो है हमारा उसको कवर किया है। मैं इसको थोड़ा अलग शेड में बताता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये एरिया किसने कवर किया है, ये जो लाइन है और ये लाइन है ना। तो इस लाइन ने सूरज जो प्लेनेट है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, और इतना एरिया उसने कवर किया है। ठीक, अच्छा, ये 2 कंडीशन होगी। अब ऐसी जो है प्लेनेट जो है वो एक बार इस पोजीशन पर पहुँचेगा,
इसको मैं तीसरी मान लेता हूँ, और एक मैं चौथी पोजीशन मान लेता हूँ यहाँ पे, ये इसकी चौथी पोजीशन है। और फिर से क्या हुआ, प्लैनेट जो है तीसरी से चौथी पोजीशन पे पहुंचा है, तो उसने फिर से क्या किया है, एक एरिया को कवर किया है। ये सारा का सारा एरिया जो है वो कवर किया है किसने, ये लाइन ने। कौन सी लाइन है ये, जो इस प्लैनेट को किसके साथ जोड़ रही है, सूरज के साथ। तो इसने ये वाला एरिया जो है वो कवर किया है। तो ये जो सेकंड लॉ है एरिया वेलोसिटी का, वो बोलता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक, समझ आया। तो मतलब प्लैनेट मेरा एक से दूसरी पोजीशन पे पहुंचा है, और ये जो लाइन है जो इसको सूर्य से जोड़ रही है, उसने एक एरिया कवर किया। फिर वही प्लैनेट जो है 3 से 4 पोजीशन पे पहुंचा है, तो प्लैनेट को सूर्य से जोड़ने वाली लाइन ने फिर से एक एरिया कवर किया है, और वो दोनों जो एरिया हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एरियल वेलोसिटी की फॉर्म में करते हैं। और साइंस में इसको बोलेंगे dA/dt जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो क्या है हमारे पास, एरियल वेलोसिटी है। ठीक, चलिए साइंस के लॉ में साइंस वाले जो है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और फिजिक्स के अंदर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा उनको, है ना। फिलहाल आपको इतना सा याद रखना है। चलिए, तीसरा लॉ जो है वो क्या बोलता है, टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। टी स्क्वायर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के। आपसे कई बार सिंपल सा यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो हमारा केपलर्स लॉ है, तीसरा लॉ है, वो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, या फिर वो क्या परिभाषित करता है ना। तो उसको आपने याद रखना है कि केपलर का जो तीसरा लॉ है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब के। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, टी स्क्वायर बाय प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब के। तो जैसे प्लैनेट है हमारे, उस सूर्य के चारों तरफ घूम रहे, प्लैनेट है, ये सन है हमारा, और एक प्लैनेट जो है वो कुछ इस तरह से हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लैनेट को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट है, ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब ये परिक्रमा जो कर रहा है, रेवोल्यूशन जो कर रहा है, उसको टाइम जो है वो कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है एक बार पूरा चक्कर लगाने में, है ना। और इस प्लैनेट का इस सूरज से जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, आर। ठीक, समझ आया। तो टी हमारे पास क्या है, ये समय है जिस समय के अंदर ये जो प्लैनेट है हमारा वो सूरज के चारों तरफ क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। और आर हमारे पास क्या होता है, उस प्लैनेट का सूरज से जो दूरी है, औसत दूरी भी इसको बोल सकते हैं, जो दूरी है। ठीक, तो उसी टी के स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर जो है वो पोर्शन होता है किसके, आर क्यूब के, डिस्टेंस के क्यूब के। जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होता है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और हमारे सोलर सिस्टम के लिए जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है वो हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, चलो, होप आपको ये समझ आ जाओगे। है तो थोड़ा साइंटिफिक, साइंस वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो बट ये वीडियो तो साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सभी देख रहे होंगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो थोड़ा उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद 2-3 टर्म्स और है हमारी जो को पता होनी चाहिए। एस्ट्रॉयड, पहली टर्म हमारे पास क्या थी, एस्ट्रॉयड। ठीक है, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, जैसे यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, है ना। क्योंकि प्लैनेट को हमें पता है प्लैनेट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइड में, बट फिर भी वो प्लैनेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। इसी तरह से एक टर्म और आते हैं हमारे पास, एस्ट्रॉयड बेल्ट, शुद्ध ग्रह पेटी। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध ग्रह पेटी। ठीक है, तो शुद्ध ग्रह पेटी जो है क्या होती है, हमारा जो मंगल ग्रह है, मार्स ग्रह जो हमारे पास है ना, मार्स प्लैनेट जो है, मार्स, है ना। और उसके बाद हमारे पास जो ग्रह आता है वो आता है जुपिटर, ठीक, बृहस्पति, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जुपिटर। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बेल्ट बनी हुई है
जिसके अंदर ये सारे के सारे एस्ट्रॉयड जो है वो भरे हुए हैं। मतलब कि मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह जो है उन दोनों के बीच में एक शुद्ध ग्रहों की या एस्ट्रॉयड्स की एक बेल्ट आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह पेटी बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। यही क्वेश्चन जो है ये अभी पूछा गया था जो HP कांस्टेबल जो हुआ था, कांस्टेबल पुलिस के, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है कहाँ पाई जाती है या फिर किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, शुद्ध ग्रह पेटी जो है वो कहाँ पाई जाती है, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में पाई जाती है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास मेटियोर। मेटियोर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रात के समय में जो आपको टूटते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं ना, जिनको देख के आप विश मांगते हो, तो वो जो आपको टूटते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वो इसी तरह के यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है काफ़ी बड़े बड़े जो ग्रहों में नहीं कन्वर्ट हो पाए वही होते हैं, है ना। बट जैसे वो धरती के एटमॉस्फेयर में से गुजरते हैं, जैसे यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये अर्थ है और यहाँ पे हमारे पास है ये धरती का चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर है, तो बाहर से कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें से गुजरता है तो फिर क्या होता है, वायुमंडल के घर्षण की वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और फिर गर्म होने के बाद वो जल के राख हो जाते हैं। तो वो जो आपको टूटता हुआ तारे दिखाई पड़ता है वो 1-2 सेकंड के लिए ही दिखाई पड़ता है, बस एक चमक से दिखाई पड़ती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिटियोर बोलते हैं। ठीक, टूटता हुआ तारा जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो फिनोमेना होता है हमारा, है ना, वो किन की वजह से होता है, मेटियोर की वजह से होता है। तो मेटियोर जो होते हैं वो वायुमंडल में आके जब हमारे एटमॉस्फेयर में आके ख़त्म हो जाते हैं, वो धरती के ऊपर नहीं पहुंच पाते, बाहर से आते हैं, है ना, और फिर एटमॉस्फेयर में आके फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है फ्रिक्शन जनरेट करता है, घर्षण जनरेट करता है। तो उस घर्षण की वजह से वो मेटियोर जो होते हैं वो वहीं पे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं और धरती के ऊपर नहीं पहुँच पाते। ठीक, अच्छा, अगर यही जो एस्ट्रॉयड है ये धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके कहाँ पहुँच जाए, धरती के ऊपर पहुँच जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटियोराइट बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राइट क्या होता है हमारे पास, अधिकार, है ना, ये एक्चुअली में RIT लिखा है, इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे RIGHT, है ना। राइट क्या होता है हमारे पास, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, है ना, तो वो मेटियोर जिनको राइट है कहाँ पे, धरती पे आने का, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटियोराइट बोलेंगे। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मेटियोराइट क्या होते हैं, वो उल्कापिंड होते हैं जो धरती के ऊपर या धरती के वायुमंडल को पार करके धरती के ऊपर पहुँच जाते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, लास्ट है जो इसमें वो है हमारे पास कोमेट, जिसको हम धूमकेतु बोलते हैं, है ना। तो एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में पूछा भी जाता है, हाई लेवल पे इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं और लो लेवल पे आपसे पूछ ली जाती है कोमेट, हेले कोमेट के बारे में। कोमेट एक सबसे फेमस कोमेट हमारे पास है, हेले कोमेट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु। तो धूमकेतु हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास सूरज है, सूर्य के चारों तरफ हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं, है ना, ये भी क्या करते हैं, सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे कंसीडर करो, एक काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, एस्ट्रॉयड ही है जो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहा है। बट ये जैसे ही सूरज के पास पहुंचता है, मतलब दूरी इसकी कम होती है, फिर क्या होता है, इसके ऊपर जितनी भी गैसेस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी गर्म होकर बर्न होना शुरू हो जाती हैं, है ना। और इन बर्निंग की वजह से क्या होता है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, तो पीछे की तरफ इसकी क्या बन जाती है, एक पूंछ बन जाती है। इसके पीछे की तरफ क्या बन जाती है, पूंछ बन जाती है। और ये पूंछ क्यों बनती है, बर्निंग गैसेस की वजह से। ठीक, इसको अपने याद रखना है, ये किस वजह से बनती है, बर्निंग गैसेस की वजह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है या एस्ट्रॉयड है, जब ये काफ़ी ज़्यादा सूरज के पास में पहुंच जाता है तो इसकी गैसें गर्म हो जाती है और इसके पीछे की तरफ क्या बन जाती है, पूंछ बन जाती है। तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कोमेट बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोमेट जो होते हैं वो किसके राउंड घूमते हैं या फिर किसके राउंड रिवॉल्व करते हैं। तो धूमकेतु जो होते हैं वो सूरज के राउंड रिवॉल्व करते हैं। ऐसा एक सबसे फेमस कॉमेट है, उसको हम बोलते हैं हेले कॉमेट, और ये हर 76 साल के बाद आता है। कहीं जगह पे आपको 75 ईयर्स भी मिल जाएगा।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको 75 आ रहा है ऑप्शन में तो आपने 75 को टिक करना है, अगर आपको 76 आ रहा है तो आपको 76 ऑप्शन को टिक करना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों के दोनों ऑप्शन दे दिए गए हों। ठीक, तो कॉमेट जो होता है हमारे पास ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और हेलिकॉमेट सबसे फेमस है जो हर 76 साल में एक बार आपको या धरती के ऊपर एक बार ही दिखाई पड़ता है। चलिए, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्लैनेट, है ना। तो अगर बात करते हैं प्लैनेट्स की तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये तो सभी को पता है, 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। प्लूटो जो है ये पहले ग्रह होता था, बट अब इसको ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक, तो प्लूटो जो है वो ग्रहों के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए, तो थोड़ा देख लेते हैं। सन हमारा सेंटर में, पहला, दूसरा, पहला हमारे पास कौन सा है? मरकरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? बुध ग्रह, है ना। दूसरा हमारे पास आता है वीनस, शुक्र ग्रह। तीसरा हमारे पास आता है अर्थ। चौथा हमारे पास आता है मार्स। और चौथे मार्स के बाद हमारे पास क्या आती है? एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है जिसके अंदर उल्का पिंड है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर। उसके बाद हमारे पास आता है सैटर्न, यूरेनस, और सबसे लास्ट में हमारा नेपच्यून। इसके बाद हमारे पास जो आता था वो आता था प्लूटो। बट प्लूटो जो है अब हमारे पास कैटेगरी में, प्लैनेट्स की कैटेगरी में अभी नहीं आता है। ठीक, चलिए, अच्छा, तो 8 ग्रह, इन सभी को अपने याद करना है, नाम भी याद रखने हैं। इसका एक ट्रिक भी है, शायद आप सभी को पता भी होगा, सुना भी होगा आपने, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल, है ना। तो यहाँ पे हो गया सबसे पहले मार्स, सॉरी मरकरी। उसके बाद सॉरी सबसे पहले हो गया हमारे पास मार्स और मरकरी। उसके बाद हमारे पास हो गया वीनस। इसको आप एवरीन, सॉरी इसको वेरी कर लीजिएगा, राइटिंग में थोड़ी गलती होगी मेरे से। माई वेरी, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर लास्ट में नेपच्यून। और मार्स और जुपिटर के बीच में आ जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उल्का पिंड की पेटी आ जाती है। तो पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, है ना, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और ये जो बाहर के 4 हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनको भी आपने याद रखना है। तो पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले के जो 4 ग्रह हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और उसके बाहर के, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, मतलब किससे बने हुए हैं? रॉक्स से बने हुए हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और ये जो बाकी 4 हैं, लास्ट के जो 4 हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास किस फॉर्म में है? गैसेस की फॉर्म के अंदर है। इनको जोवियन भी बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, इनको टेरेस्ट्रियल भी बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल। मतलब कि अगर इन प्लैनेट्स के ऊपर हम जाते हैं तो हमें एक सॉलिड सरफेस मिल जाएगा खड़े होने के लिए, है ना। बट अगर हम इन आउटर प्लैनेट्स के ऊपर जाते हैं तो ये सारे के सारे किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। तो हमें कोई एक सॉलिड सरफेस जो है वो नहीं मिलेगा इनके ऊपर खड़े होने के लिए। और इनकी ग्रेविटेशन पुल की वजह से हम कहाँ चले जाएंगे? इनके सेंटर की तरफ बढ़ जाएंगे। और सारे के सारे आउटर प्लैनेट्स जो हमारे वो बने हैं गैसेस से ही बने हुए हैं। चलिए, अब यही चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी करी गई है। प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स एक्चुअली में हमारे पास होता है क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है जो मूव करती हैं या
एलिप्टिकल ऑर्बिट करती हैं, एलिप्टिकल पाथ के बारे में मैंने आपको बताया। और ये क्या करती हैं, किसके अराउंड घूमती हैं, किसी स्टार के अराउंड, है ना। जैसे हम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सन, है ना। तो हम हमारी जो धरती है वो किसके अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है। और इसको हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्लैनेट्स इनर सर्कल। तो ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, इनर हो जाएंगे। और ये जो लास्ट के 4 हैं हमारे पास, ये सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, आउटर प्लैनेट्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये डाटा लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसमें से डाटा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है ना, कि आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैस जाइंट्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जोवियन का मतलब है लाइक जुपिटर, लाइक जुपिटर की तरह है, उनको हम जोवियन प्लैनेट्स बोल देते हैं। ठीक, और उसके बाद इनर सर्कल जो है उसके बारे में बताया गया है कि हमारे जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से इनर प्लैनेट्स के अंदर, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये क्या है, छोटा है इनका साइज, बाहर के जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनसे थोड़ा छोटा है, और ये काफ़ी डेंस है। क्योंकि डेंस क्यों है, क्योंकि ये सारे किससे बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं। चलिए, ये भी सारा थोड़ा डाटा दिया गया है इसके बारे में, इनर और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, और सोलर सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।